सीमेन से स्पर्म भी खोज निकाला। लिविंग सेल, गंदा पानी जो बरसात का पानी था उससे उन्होंने बैक्टीरिया खोज निकाला। वाइल्ड एनिमल क्यूल कहा है तो उसको उन्होंने, तो एंटोनी वन लीवेनहॉक ने लिविंग सेल को खोज निकाला। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के एक टुकड़े को देखा, उन्होंने देखा उसमें कई सारे कंपार्टमेंट दिखाई पड़ रहे हैं, उन कंपार्टमेंट के लिए सेल वर्ड, सेल का मतलब होता है छोटा सा कमरा, चैम्बर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने होलो स्पेस, सेल बोलते हैं, होलो स्पेस दिखाई पड़ी उनको। कॉर्क के, कॉर्क क्या है, कॉर्क प्लांट से मिलता है, बोतलों के ढक्कन के रूप में यूज होता था। कॉर्क का एक स्लाइस काट के उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, बारीक बारीक कंपार्टमेंट दिखाई पड़े। दिमाग में आइडिया आया कि यार ये कंपार्टमेंट कहीं इसको बनाने वाली इकाई तो नहीं है। डिस्कवरी ऑफ सेल था ये। एंटोनी वन लीवेनहॉक ने जो है वो लिविंग सेल को खोज निकाला, ठीक है। और इसी के बाद फिर जो है वो, अब इंटरेस्टिंग बात ये कि कहां 1676 एंटोनी वन लीवेनहॉक, और सेल थ्योरी दी गई 1839 में। 1839, देखिए अंतर देखो, 17वीं शताब्दी में 17th सेंचुरी में सेल को खोज लिया गया, लेकिन सेल के बारे में इंपॉर्टेंस मालूम चला 19th सेंचुरी में। कब? 19th सेंचुरी में। 200 वर्ष तक ये किताब का पन्ना कोई पलट के नहीं देखा ये कि क्या चीज है। 200 तकरीबन 200 वर्षों तक किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ सेल पर बात करते हैं, कोशिका की खोज पर हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए ये जो आप देखो ये है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉर्क, जो बोतल का, जो बॉटल का स्टॉपर जो होता है वहां पे कॉर्क का इस्तेमाल करते थे। कॉर्क डेड मटेरियल होता है, प्लांट से मिलता है, ठीक है, इसमें डेड सेल्स होती हैं। इन्होंने कॉर्क का एक स्लाइस लिया, उसको देखा उन्होंने, उनको ऐसा दिखाई, ये एग्जैक्ट फिगर है, ऐसा उनको फिगर दिखाई पड़ा, ठीक है। बारीक 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 कई सारे रिपीटेटिव, बारीक 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 कई सारे रिपीटेड का उनको जो है वो क्या दिखाई पड़े, कंपार्टमेंट्स उन्हें वहां पर दिखाई पड़े, ठीक है ना। तो इससे इन्हीं कंपार्टमेंट क्या बोला इन्होंने, कहा इसको बोला होलो स्पेस या लिटिल चैम्बर, और इसके लिए जो वर्ड यूज करते थे ग्रीक में सेला, सेला वर्ड होता था इसके लिए यूज, ठीक है ना, और इसलिए इसका नाम पड़ गया सेल, ठीक है। इन 1665 रॉबर्ट हुक एग्जामिन्ड ए पीस ऑफ कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप। 1665 में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के अंदर कॉर्क के एक टुकड़े का अध्ययन किया और पाया कि इसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान स्ट्रक्चर हमको देखने मिलते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने जो है वो सेल टर्म का इस्तेमाल किया। सेल एक लैटिन वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है, याद रखना लैटिन वर्ड है। लैटिन भाषा का इस्तेमाल साइंस में किया जाता है, और ये लैटिन टर्म, लैटिन सही करेक्ट करता हूं मैं, ग्रीक ना बोल के बोलूंगा लैटिन, लैटिन वर्ड ज्यादा सही है। लैटिन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। लैटिन भाषा एक मैच्योर लैंग्वेज है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इंग्लिश वर्ड को आज यूज करने से बचते हैं, आज भी हम लैटिन वर्ड यूज करते हैं क्योंकि उसमें कोई नया ग्रामर नहीं आता है। इंग्लिश में हर दिन नया ग्रामर आता है, नई चीज आती है, ठीक है। तो लैटिन इज ए मैच्योर लैंग्वेज, इसलिए साइंटिस्ट को प्रेफर करते हैं। होलो स्पेस लिटिल रूम होता है इसका मतलब, ठीक है। देखो ये सेल है ना। तो एक्चुअली क्या इन्होंने लिविंग सेल खोजा, क्या इन्होंने लिविंग सेल खोजा? इन्होंने लिविंग सेल को नहीं खोजा। इन्होंने क्या खोजा? इन्होंने खोजा डेड सेल। एक्चुअली इन्होंने सेल वॉल खोज निकाला, इन्होंने डेड सेल, एक्चुअली इन्होंने सुबेरिन, जो कॉर्क होता है, कॉर्क की सेल वॉल बनी होती है सुबेरिन नाम के केमिकल, सुबेरिन सेल वॉल, क्या हम बोलेंगे सुबेराइज सेल वॉल, के सुबेरिन से बनी हुई सेल वॉल उन्होंने खोज निकाली थी यहां पे, ठीक है। ये रॉबर्ट हुक का जो है वो माइक्रोस्कोप था, सोचिए उस जमाने में, ठीक है। इसके बाद आती है कहानी, चलो पहले इनकी बात कर लेते हैं। ही एक्चुअली डिस्कवर्ड सुबराइज सेल वॉल, नॉट द लिविंग सेल। रॉबर्ट हुक ने अपने ऑब्जर्वेशन को अपनी बुक में पब्लिश किया। इनकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया, 1665 में पब्लिश हुई। इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने पहली बार सेल टर्म का इस्तेमाल किया। कहते हैं कि इनकी खोज से ही साइटोलॉजी की शुरुआत हुई, इनकी इसी डिस्कवरी के बाद लोगों ने सेल के बारे में सोचना शुरू किया, तो हम कहते हैं इसलिए इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अपनी बुक के चैप्टर नंबर 18 में, अपनी बुक जो इनकी माइक्रोग्राफिया बुक थी उसके चैप्टर नंबर 18 में उन्होंने सेल का जिक्र किया हुआ है, ठीक है, नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ये इनके एक्चुअल बुक का कवर है, कवर पेज के माइक्रोग्राफिया बुक का ये कवर पेज आप देख रहे हो, एक्चुअल कवर पेज ऐसा था उस समय बुक कवर, ठीक है ना। फिर पहला व्यक्ति इसने एक लिविंग सेल को देखा, और वो लिविंग सेल क्या थी? एक रॉड शेप बैक्टीरिया था वो, ठीक है। इसको इन्होंने कहा था वाइल्ड एनिमल क्यूल, इसको इन्होंने कहा था वाइल्ड एनिमल क्यूल कहा उसको। सर थोड़ी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा करो। अरे भाई सब तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ, चिंता नहीं करो।
और हैंडराइटिंग डॉक्टर की अच्छी है तो डॉक्टर खराब है वो। यदि किसी डॉक्टर की बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है ना तो वो डॉक्टर खराब है। ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा बर्दाश्त करना सीखो, मेरी हैंडराइटिंग मैं कोशिश करूंगा पूरी इंप्रूव करने की, पर पिछले 5 साल से बोलते आ रहा हूं बच्चों को, 5-6 साल से, पर आज तक इंप्रूव नहीं हुई। ठीक है, तो तुमको भी ऐसे ही बोल रहा हूं, झूठ झूठ की मेरी हैंडराइटिंग एक दिन अच्छी हो जाएगी, है ना। अरे अच्छी थोड़े ना, तो अच्छा लिख सकता हूं पर स्लो स्लो लिखूंगा। रॉड शेप बैक्टीरिया, हाँ देखा ना। चलो ठीक है, ये इन्होंने खोज निकाला कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने क्या खोज निकाला। ऐसे उन्होंने दुकान पे बैठे हुए थे, दुकान थी, साइंटिस्ट कोई मानता भी नहीं था कि साइंटिस्ट थे, किसी साइंटिस्ट का दर्जा भी था, रॉबर्ट कुछ तो साइंटिस्ट थे, मानते थे लोग उनको। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक अपनी दुकान पे बैठे हुए थे, बारिश का मौसम था, छम 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 बारिश हो रही थी, मिट्टी में पानी गिरा, माइक्रोस्कोप सामने रखा था, दिमाग में एक विस्फोटक विचार आया कि पानी में से निकाल लाते, थोड़ा सा सैंपल लेके आए पानी में से, मिट्टी में जो पानी, बरसात का पानी मिट्टी में गिरा होता, सॉइल से सैंपल लिया, एक ड्रॉप डाला, देखा माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया मिल गया। अरे ये क्या हिल रहा है इसके अंदर, ये क्या हिल रहा है इसके अंदर, टेस्ट ट्यूब में, वो जो स्लाइड में देखा उन्होंने, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल। ये उत्पादित है, कुछ ना कुछ खोजते थे देख के, इन्होंने बहुत खोज की हुई एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, और एक किताब लिख डाली, द सीक्रेट्स ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, प्रकृति के रहस्य टिनिंग टिनिंग, जिसे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने खोजा, ये किताब लिख डाली इन्होंने। ठीक है, अपन ने इसमें स्पेशल इफेक्ट ऐड कर दिया, टिनिंग टिनिंग। ठीक है, तो सुनो, है ना। तो चलो, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1876 में पहली बार एक फ्री लिविंग सेल को देखा। ये फ्री लिविंग सेल एक बैक्टीरिया था जिसे रेन वाटर ऑफ सॉइल से डिस्कवर किया गया था, इसको वाइल्ड एनिमल्क्यूल कहा इन्होंने, और ये पहली बार लिविंग सेल की डिस्कवरी थी। ठीक है, लीवेनहॉक जो है वो हॉलैंड के रहने वाले थे, इन्होंने स्पर्म की खोज की, आरबीसी की खोज की, प्रोटोजोआ की खोज की। अब बताओ आप, महान, यानी ये बड़े महान वैज्ञानिक थे, कई सारी बड़ी इंपॉर्टेंट खोज इन्होंने कर डाली। ठीक है, व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। आप अब एनसीईआरटी में एंटर कर गए हम दोबारा से। ठीक है, जब अपने आसपास आप दुनिया देखते हो तो आपको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रकार की चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, आपके दिमाग में हमेशा क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसा क्या है जो जीवित जीवों को जीवित बनाए हुए है, ऐसा क्या है जो आजीवित या नॉन लिविंग चीज को लिविंग बनने से रोक रहा है, या उसके अंदर वो लाइफ क्यों नहीं है, ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आंसर इसका ये है, द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, के जीवित और आजीवित में सबसे बड़ा अंतर है जीवन की मूलभूत इकाई का पाया जाना। ठीक है, द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, के मतलब ये है कि सभी जीवित जीव जो है कोशिकाओं से बने होते हैं। देखो बेटा, कोई यदि नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है तो उसमें हो सकता है सेल्स हो, लेकिन वो डेड सेल हो, लिविंग सेल ना हो उसके अंदर। जैसे कॉर्क था वो नॉन लिविंग था, स्ट्रक्चर था वो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हर जीवित जीव की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जो फंक्शन का हिस्सा है, वो क्या, वो सेल है। ठीक है बेटा, है ना। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने होते हैं यूनिसेल ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, जिनमें कई सारी सेल्स होती हैं वो मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो प्रोटोजोआ होते हैं यूनिसेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। हम सब क्या हैं, हम मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म है बेटा। ठीक है, क्लियर। तो सेल क्या है, अगेन द क्वेश्चन कम्स इन माइंड, पॉपअप किया वो। लेक्चर लंबे होंगे, टारगेट बैच में लेक्चर लंबे होंगे, पहले ही कहा था हमने आपसे, लेक्चर का ड्यूरेशन लंबा होगा, आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि मरे बगैर तो स्वर्ग भी नहीं मिलता है। जो ऋषि मुनि तपस्या करते हैं कि स्वर्ग मिल जाए, उसके लिए मरना पड़ता है, मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलता है। ठीक है, तराशे बगैर हीरा नहीं चमकता है, तपाए बगैर सोना नहीं निखरता है, तपाने पर सोना निखरता है, तराशने पर हीरा चमकता है। और इसीलिए लंबी लंबी क्लासेस करनी पड़ेंगी यार, हम भी तो इंसान है, हम भी तो पढ़ा रहे हैं लंबा लंबा। ठीक है, समझ गए ना बात को। तुम्हें सब मिल भी जाए, तुम कोर्स में बढ़िया समझ भी जाओ, तो भैया टाइम तो देना पड़ेगा, टाइम का कोई इलाज नहीं, टाइम तो देना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए, तो सेल क्या है, देखो बेटा सिंपल से, एक कोशी जीव जो कर सकता है वो सेल कर सकती है, मतलब एंड यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल को सबसे अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। एक कोशी जीव के यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल को सबसे अच्छे से वो रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो
इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाले होते हैं, मतलब कम से कम एक, यानी जिंदा रहने के लिए कम से कम एक लाइफ कम से कम एक सेल के अंदर पाई जाती है। मतलब एक ही लिविंग लाइफ को देखना है तो मिनिमम एक सेल को देखना पड़ेगा। मतलब ये कह सकते हैं उल्टा कि एक सेल से कम कोई चीज होगी, यदि एक सेल से कम कोई चीज होगी तो उसमें लाइफ नहीं हो सकती है। ठीक है, सारे के सारे एसेंशियल फंक्शन एक सिंगल सेल कर सकती है, क्योंकि यूनिसेल ऑर्गेनिज्म हमको बतलाते हैं, एक कोशी जीव हमको क्या बोलता है कि वो सिर्फ एक सेल से बना हुआ और उसमें सारे लाइफ के फंक्शन चल रहे होते हैं उसके अंदर। ठीक है, एनीथिंग, कुछ भी ऐसा जो एक कोशिका से छोटा है, एनीथिंग जो एक सेल से छोटा है उसमें इंडिपेंडेंट लिविंग उसमें जो है वो नहीं होती। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, के ऐसा कुछ भी जिसमें एक सेल का पूर्ण स्ट्रक्चर नहीं होता है उसमें स्वतंत्र जीवन नहीं हो सकता है, उसमें लाइफ नहीं हो सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर, ये एग्जाम के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एमसीक्यू बनता है यहां पे। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, के कोशिका जो है वो सभी जीवित जीवों की क्रियात्मक संरचनात्मक मूलभूत इकाई होती है। सेल इज दी फंडामेंटल, वो फंडामेंटल यूनिट होती है स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए बेटा। ठीक है, क्लियर। अब देखो एनसीईआरटी भी लिखता है इसको, देखो हम एंटोनी वॉन लीवेनहॉक की कहानी पहले ही सुन चुके हैं, हम एंटोनी वॉन लीवेनहॉक की कहानी को पहले ही हम सुन चुके हैं। अब एनसीईआरटी क्या बोलता है, एनसीईआरटी बोलता है कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने पहली बार सेल को देखा और एक लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की, इन्होंने सेल के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस को देखा। याद रखिए न्यूक्लियस के आधार पर सेल दो तरह की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस और कैरियो मतलब न्यूक्लियस और यूकैरियोटिक मतलब एडवांस न्यूक्लियस। ठीक है, फिर देखो जितनी बातें मैंने आपसे कही है ना वो सब बातें एनसीईआरटी में है, कुछ भी बाहर का नहीं है। अब लोगों को एनसीईआरटी पढ़ाना नहीं आता, लोगों को एनसीईआरटी रटाना आता है। जो बायोलॉजी के कई टीचर हैं वो एनसीईआरटी को रटाते हैं, वो बांच दिया काम खत्म हो गया। मैं समझाता हूं, मैं आपके अंतर मन तक बसाने की कोशिश करता हूं एनसीईआरटी को। ठीक है, तभी बायोमेंटस के बच्चों के 360 आउट ऑफ 360 आते हैं बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural data of the cell। के आज हमें सेल के बारे में जो कुछ भी मालूम चला है वो माइक्रोस्कोप की खोज के बाद मालूम चला है। माइक्रोस्कोप एडवांस होते चले गए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप बना, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बने और आज सब कुछ हम जानते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज ना होती तो राइबोसोम को नहीं खोज पाते हम। सेल के कई कंपोनेंट ऐसे हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ते हैं, उनके बारे में जानकारी क्यों मिली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोज लिया गया। ठीक है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं, हम सेल थ्योरी के ऊपर बात करते हैं, है ना। पहले बताओ बोर तो नहीं हो गए, कमेंट में बताना जरूर बेटा। एटीन 1838 में, अब देखो बेटा एक लाइन एनसीईआरटी की बड़े ध्यान समझना हमको। ठीक है, 1838 में मैथियस शिल्डेन जर्मन बॉटनिस्ट थे। एक तो एमसीक्यू ये बनता है, सन भी याद रखना है यहां पे हमको। ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने बड़ी संख्या में प्लांट की स्टडी की और क्या पाया इन्होंने, सभी प्लांट डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने होते हैं और ये सेल्स मिलकर प्लांट के टिश्यू में आती है। अब ये भी एक एमसीक्यू है, किसने बताया कि प्लांट में सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं। प्लांट टिश्यू के बारे में किसने बताया, शील्डन ने बताया। ठीक है, यहां पर एमसीक्यू बना बेटा। ठीक है, क्लियर। फिर उसी समय पर लगभग सेम टाइम पर थियोडर शॉन, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, एमसीक्यू, सन भी याद रखना है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफरेंट टाइप के एनिमल सेल को स्टडी किया और बताया, क्या बताया इन्होंने, सेल हैड ए थिन आउटर लेयर, कोशिकाओं में एक बाहर पतली परत होती है जिसको आज हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसकी खोज कर डाली इन्होंने। ठीक है, इन्होंने ये भी बताया, प्लांट टिश्यू की स्टडी भी की, इन्होंने बताया इन्होंने कि उनमें सेल वॉल देखने मिलती है बाहर, तो ये भी इन्होंने खोज निकाला। मतलब स्वान ने क्या बताया कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल सेल में बाहर एक पतली कवर देखने मिलती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, स्वान ने क्या बताया, स्वान ने बताया कि एक हाइपोथेसिस दिया उन्होंने
कि जो प्लांट और एनिमल की और प्लांट की बॉडी होती है वो सेल से बनी होती है या सेल के प्रोडक्ट से बनी होती है? एमसीक्यू। ठीक है, स्वान ने क्या बताया कि जो प्लांट और एनिमल की जो बॉडी होती है वो सेल से बनी होती है या सेल से मिलने वाले उत्पादों से बनी होती है, याद रखना। ठीक है, और इसे ही सेल थ्योरी कहा गया। बाद में दोनों यानी शिल्डन और स्वान के कंक्लूजन को जोड़ दिया गया बाद में, तो क्या बनता है? उससे सेल थ्योरी बनता है। लेकिन एविडेंस बतलाते हैं, प्रमाण बतलाते हैं कि पहली बार सेल थ्योरी का आइडिया दिया था ड्यूट्रोचेट ने। जब एग्जामिनर डायरेक्ट पूछेगा आपसे तो बताना है आपको, ऑप्शन में दिखना भी चाहिए, ऑप्शन में होना चाहिए, एग्जामिनर डायरेक्ट पूछेगा तो बताना है। ठीक है, तो फ्रेंच साइंटिस्ट ड्यूट्रोचेट ने पहली बार सेल थ्योरी का आइडिया दिया। इन्होंने कहा कि टिश्यू शायद कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन तब भी सेल थ्योरी का क्रेडिट किसको मिलता है? मैथियस जैकब शिल्डन और थियोडोर स्वान को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेल थ्योरी का क्रेडिट किसको मिलता है कि किसने सेल थ्योरी दिया? तो सीधा आंसर आता है इसका शिल्डन एंड स्वान। 1839 में दिया। शिल्डन जर्मन बॉटनिस्ट थे, स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, शिल्डन एंड स्वान, पहले वाले शिल्डन है, दूसरे वाले स्वान है। ठीक है, सेल थ्योरी क्या बतलाती है? सेल थ्योरी क्या कहती है? सेल थ्योरी कहती है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कोशिका सभी जीवित जीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। क्लियर? ठीक है, अब ये तो बात हो गई। सेल थ्योरी ने क्या बोल दिया? सेल थ्योरी ने बोल दिया कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। लेकिन कैसे सेल आया, सेल क्या है, कैसे डिवाइड कर, कुछ नहीं बताया। बाद में एक साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। उनकी किताब के पेज का ये मैग्नीफाइंग पेज है कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, और रुडोल्फ विर्को, क्या नाम है इनका? रुडोल्फ विर्को, रुडोल्फ विर्को। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ही बोला इसका मतलब क्या है? ओमनिस सेलुला ई सेलुली का मतलब यह है ऑल सेल्स अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स। सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से बनती हैं, मतलब कोई भी नॉन लिविंग से नहीं बनती वो। ऑल लिविंग सेल्स अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स, सभी जीवित कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से बनती हैं। ऑल लिविंग सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स। ठीक है, 1855 में रुडोल्फ विर्को ने सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया और इन्होंने एक पॉइंट ऐड किया इसमें, ऑल लिविंग सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स। ओमनिस सेलुला ई सेलुली कहा, पूछा गया बेटा एनटीए में, एग्जाम नीट में, इंपॉर्टेंट के। इसको बोलते हैं, इन्होंने बताया कि सेल डिवाइड कैसे करती है, सेल की अगली जनरेशन कैसे बनती है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ सेल लीनियस कहते हैं। लीनियस का मतलब है अगली पीढ़ी को बनाना, तो इसको बेटा लॉ याद रखना। ये बाउंसर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए बेटा, ये बाउंसर क्वेश्चन है के। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम जो है वो सेल लीनियस भी कहते हैं इसको हम। ठीक है ना, क्लियर? अब क्या ये सही थे? क्योंकि उस समय जब आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, नहीं भैया ये बहुत बड़े विवाद की बात थी। जिस समय ये बात इन्होंने कही थी उस समय बड़ा विवाद लोग करते थे, कहते थे जीवन अपने आप बनता है, सड़ी हुई चीजों में अपने आप कीड़े पड़ जाते हैं, गंदी पसीने वाली शर्ट में चूहे हो जाते हैं, कि सब अपने आप सब बनता है। कई एक ग्रुप था साइंटिस्ट का जो मानता था कि जीवन अपने आप केमिकल से बन सकता है, लेकिन एक था जो मानता नहीं बन सकता है, वो कहता था पहले के लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है। तो यहां पे विवाद छिड़ गया। लुईस पाश्चर ने इनका सपोर्ट किया, लुईस पाश्चर ने इनका जो है वो सपोर्ट किया, पाश्चर ने इनका सपोर्ट किया। ठीक है, तो जो विर्कोव ने कहा था उसको लुईस पाश्चर ने 1862 में प्रूफ किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। ठीक है ना, इसके लिए इन्होंने स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने। ठीक है ना, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ की उस थ्योरी को अपोज करता है कि जीवन अपने आप बनता है। चलिए इस पर आगे बात करते हैं। ठीक है, कि पाश्चर ने ऐसा क्या प्रयोग किया था उस पर हम बात करते हैं। हम क्या देखेंगे बेटा? हम देखेंगे कि पाश्चर ने ऐसा क्या किया जो जिसने विर्कोव की थ्योरी को सपोर्ट किया। लेकिन पाश्चर के प्रयोग को समझने से पहले हमें यह भी समझना होगा कि ऐसा क्या था, ऐसा कौन सा कंट्रोवर्सी था 19वीं सेंचुरी के तक, जिसको लेकर जो है वो लुईस पाश्चर
और उसके पहले जैसे हमने कहा रुडोल्फ ब्रुकोके ने जो कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुली की ऑल लिविंग सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री-एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स, उस चीज पर इतना कंट्रोवर्सी था, ऐसा क्या था? चलिए तो एक काम करते हैं, पाश्चर के प्रयोग को तो हम देखेंगे देखेंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी बात समझते हैं आगे की। हम 19th सेंचुरी के आसपास तक जो है लोगों के मन में इस बात को लेकर बड़ा डाउट होने लगा था कि जीवन अपने आप बनता है, क्योंकि उसके पहले जो कई सारे लोग थे, जैसे एक पादरी थे निधम, उनका बोलना यह था कि जीवन अपने आप बनता है, मतलब सड़े पदार्थों में जो है कीड़े पड़ जाते हैं और जो है पसीने वाली कमीज से चूहे बन सकते हैं, ऐसा लोगों का यकीन था कि मतलब ईश्वर जीवन को क्रिएट करता है और लाइफ अपने आप बन सकती है, ऐसा लोग माना करते थे। ठीक है, जैसे कि एक साइंटिस्ट थे वॉन हेलमोंट, एक साइंटिस्ट थे वॉन हेलमोंट। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बकायदा बताया कि यदि इन्होंने बकायदा बोला कि पसीने से भीगी हुई कमीज को यदि मक्का के साथ लपेट कर रख दें हम, तो 21 दिन के बाद चूहे बन जाएंगे। ठीक है ना, इन्होंने बताया, वॉन हेलमोंट ने कहा कि भैया यदि पसीने से भीगी कमीज को यदि आप जो है मक्के के साथ लपेट कर 21 दिन रख दोगे तो चूहे बन जाएंगे। लेकिन लुईस पाश्चर ने बोला कि भैया ये सब कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, लुईस पाश्चर ने बोला ये है पाश्चर ने ऐसा क्यों कहा? पाश्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट्स के चलते उन्होंने जो है वो सबके मुंह बंद कर दिए और ये बताया कि जीवन अपने आप नहीं बनता है, पहले से प्रेजेंट जो है वो लाइफ से ही आगे लाइफ बढ़ती है, इसे बोलते हैं बायोजेनेसिस। ठीक है ना, यानी बायोजेनेसिस का मतलब है लिविंग सेल्स डिवाइड करेंगे तो ही नई लिविंग सेल्स बनेंगी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये तो बात उस बात से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, आपने हमको बताया था बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी में कैसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल से कैसे लाइफ बना। अरे बेटा, मैंने ये भी तो कहा था, वो तब पॉसिबल था, अब पॉसिबल नहीं है। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में पॉसिबल था, आज का एटमॉस्फेयर है ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। आज ओरिजिन ऑफ लाइफ पॉसिबल नहीं है, फ्री ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ओरिजिन ऑफ लाइफ पॉसिबल नहीं है, वो केवल तब पॉसिबल था प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर में। ये भी मैंने कहा था आपसे, है ना। ठीक है, तो प्रश्न उठता है, क्या पाश्चर वाकई में पहले व्यक्ति थे इन्होंने ये बात कही थी? नहीं, पाश्चर के पहले एक साइंटिस्ट थे फ्रांसिस्को रेड्डी ने भी यही कहा था कि जीवन अपने आप नहीं बनता है, पहले से प्रेजेंट लाइफ से ही लाइफ आगे बढ़ती है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने 3 जार लिए, है ना। उस जार के अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो एक मांस का टुकड़ा जिसको उबाल दिया गया था, ठीक है, यानी मांस के टुकड़े को उसको उबाल दिया गया था, उसको उन्होंने बॉईल किए गए मांस के टुकड़े को तीनों जार में रखा। एक जार खुला रखा इन्होंने, एक में उन्होंने क्या किया, कॉर्क का स्टॉपर लगा दिया, और एक में उन्होंने जो है वो एक कपड़ा, पतला सा कपड़ा बांध दिया इन्होंने, इसमें रेशमी कपड़ा बांध दिया ताकि हवा अंदर जा सके। क्या बताया इन्होंने, कहा जो खुला जार था उसमें मक्खियां अंदर आई और मक्खियों के अंडों के चलते और वहां पर जो वो छोड़ गए थे जर्म्स, स्पोर्स थे, उनके चलते चलते वहां पर कीड़े पड़ गए। कॉर्क वाले स्टॉपर वाले डब्बे में कुछ नहीं हुआ, और जिसमें कपड़ा बना था कपड़े के ऊपर हमको स्पोर्स देखने मिले। लोगों ने बोला बेईमानी है रेड्डी, फ्रांसिस्को रेड्डी, तुम जो है वो बेईमानी कर रहे हो, बेईमान आदमी हो। इन्होंने बोला कैसे? उन्होंने कहा जिस मांस के टुकड़े को तुमने जो है कॉर्क से बंद करके रखा है ना, वो ज्यादा उबाल दिया तुमने, तुमने ज्यादा उबाल दिया, इसलिए उसमें जीवन नहीं बना, और इसमें जीवन बन रहा है ना, वो सही टेम्परेचर में उबाला होगा। अब रेड्डी क्या बोलते हैं, अब कुछ जवाब ही नहीं इस चीज का। तो अच्छा ठीक है, फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट और हुआ स्प्लंजानी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी जो है मांस का शोरबा समझते हो आप, जूस एक तरीके से, यानी मांस को उबालने के बाद जो सूप बनता है, उस ब्रॉथ को लिया इन्होंने और उसको उन्होंने कूल डाउन किया, और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक मांस को कवर कर दिया और एक को उन्होंने ओपन रखा। ओपन वाले में कीड़े पड़ गए, क्लोज वाले में कीड़े नहीं पड़े। तो भी साइंटिस्ट ने तो भी लोगों ने ये बोला कि तुमने भी बेईमानी की हुई है, 2 अलग अलग जार है तो एक जार में कुछ गड़बड़ तुमने किया हुआ है। अब आते हैं लुईस पाश्चर बोलते हैं चलो ठीक है, तुम लोगों को शक इस बात पर है ना कि हम लोग 2 जार यूज कर रहे हैं, 3 जार यूज कर रहे हैं, शायद बेईमानी कर रहे होंगे। अच्छा एक काम करता हूं, मैं एक ही जार यूज करूंगा, तुम जब बोलोगे तब तक उसको मैं जो है छेड़ नहीं करूंगा उसकी में। इन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा जार बनाया जिसकी जो का ऊपरी सिरा, नेक जो है वो स्वान नेक थी, मतलब हंस की गर्दन के समान। हंस देखा आपने, हंस की गर्दन के समान, ठीक है। कैसा, जैसे ये मैं कहूं आपसे कि इस तरह का जार था, ये जार है, इसकी ये नेक ऊपर की हिस्सा है, ये जार है पूरा, और नेक वाला हिस्सा ऐसा हंस की गर्दन है, हंस की गर्दन देखिए आपने, हंस की,
हंस है, पक्षी वर्ड की बात करें, फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो की गर्दन के समान था ये, ठीक है, ऐसा था ये। अब इसमें क्या खास बात थी, हवा, एयर, एयर बराबर अंदर आया करती थी इसमें, ठीक है। अंदर इन्होंने मीट मांस का शोरबा रख दिया, इन्होंने मीट एक्सट्रैक्ट रख दिया। पूछा लोगों से इन्होंने कि देखो हवा बराबर अंदर आ रही है, एक ही जार रख रहा हूं मैं, तो बताओ कब तक जीवन बनेगा, कब तक जीवन बनेगा इसमें। उन्होंने कहा 21 दिन, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। पास्चर ने बोला और कितना टाइम लगेगा, उन्होंने कहा 5 दिन और दो, 5 दिन और दिया, नहीं बना। फिर पास्चर ने क्या किया, बोला चलो जीवन बना के दिखाता हूं तुमको मैं। तोड़ दिया गर्दन को, नेक को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, देखो ब्रेक किया नेक को उन्होंने, सड़ने लगा शोरबा। लोगों से पूछा कि अब बताओ अब कैसे सड़ रहा है वो, तो उन्होंने कहा सिंपल सी बात ये है। फिर पास्चर ने एक्सप्लेन किया, दरअसल क्या होता है, इस वायुमंडल में, एयर में कई सारे स्पोर होते हैं, और वो स्पोर जब जो है वो फूड के कांटेक्ट में आते हैं ना, उससे कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक है। जब हमने स्वान नेक वाली फ्लास्क का इस्तेमाल किया तो वो जो स्पोर थे वो नेक में चिपक गए, वो अंदर तक नहीं आ पाए, इसलिए अंदर मीट एक्सट्रैक्ट सड़ा नहीं अंदर, ठीक है। तो पास्चर जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, ठीक है, फ्रेंच केमिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बकायदा इन्होंने जो एक स्वान नेक फ्लास्क का इस्तेमाल किया, उसमें एयर आना पॉसिबल था, ठीक है। अब डस्ट और जितने माइक्रोब थे उनको वो नेक में वो चिपक जाया करते थे, इसलिए जो है वो जो अंदर उबला हुआ मांस का शोरबा मीट एक्सट्रैक्ट था वो सड़ा नहीं, लेकिन जब नेक को तोड़ दिया तो वो सड़ने लगा, अंदर डायरेक्ट एयर अंदर आ गई। ये देखो, ये एक्चुअल इक्विपमेंट है जो पास्चर ने जो यूज किया, वो एक्चुअल इक्विपमेंट आपको ये दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, बोर तो नहीं हो गए। 1862 में लुईस पास्चर ने ब्रॉथ एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने जो है वो स्वान नेक फ्लास्क, ब्रॉथ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसको, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट कहते हैं, वो किया और उन्होंने सिद्ध किया कि जीवन अपने आप नहीं बनता है, मतलब ऑल लाइफ अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। मतलब जो विरकोव ने कहा था, ऑल लिविंग सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स, सभी जीवित कोशिकाएं पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से उत्पन्न होती, जो कहा था विरकोव ने, उसका सपोर्ट किया इन्होंने, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आज सेल थ्योरी में 2 पॉइंट हो गए हैं, मतलब आज सेल थ्योरी में 2 पॉइंट हो गए हैं। एक पॉइंट तो वही है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, मतलब यह है कि सभी जीवित जीव जो है वो कोशिकाओं से और उनके उत्पादों से बने होते हैं, है ना। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ये वही पॉइंट है बेटा कि ऑल लिविंग, जो इसका पॉइंट क्या है कि जो है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, कोशिका प्रत्येक जीवित जीव की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, पहला पॉइंट तो यही हो गया, ठीक है, जिसको एनसीईआरटी में कैसे लिखा है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स, ठीक है। ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओमनिस सोला ई सेल्ली, सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, ऑल लिविंग सेल्स अराइजेस फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स। क्लियर, दोनों पॉइंट याद रखिएगा ये, ठीक है। आज सेल थ्योरी, आज हम बात करें 21st सेंचुरी, हम 21st सेंचुरी की हम बात करें तो आज सेल थ्योरी में जो है वो पॉइंट और भी ऐड हो गए। तो हम कहते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, सेल प्रिंसिपल कहते हैं, मॉडर्न सेल थ्योरी को सेल प्रिंसिपल कहते हैं। इसमें ये पॉइंट भी इंक्लूडेड है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच लाइफ कैन एग्जिस्ट, ऑल लिविंग बीइंग वेयर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ठीक है ना। सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, कोशिकाएं या सेल सबसे छोटी यूनिट होती है जिसमें जीवन रह सकता है, सेल जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है लाइफ की, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा सेल जो होती है वो एक प्रोटोप्लाज्मिक मास होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है। मैंने कहा ना, सेल के अंदर प्रेजेंट जो ट्रूली अलाइव पार्ट है, सेल के अंदर प्रेजेंट जो ट्रूली अलाइव पार्ट, सेल के अंदर प्रेजेंट जो ट्रूली अलाइव पार्ट होता है, वास्तव में जो जीवित भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो ट्रूली अलाइव पार्ट केमिक, ठीक है, मैंने बताया प्रोटोप्लाज्म लिविंग फ्लूइड जो सेल के अंदर होता है उससे बना होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ए सेल इज एबल टू मेंटेन इट्स वाइटलिटी एंड इंडिविजुअलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी बातें बेटा एग्जाम में आती हैं कि एक सेल जो होता है वो अपने जीवन को बनाए रखती है, अपने स्वतंत्र अस्तित्व को, यानी कोई सेल टिश्यू का हिस्सा हो सकती है, टिश्यू में मल्टीपल सेल है, सेल भी उसका एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन वो अपने इंडिविजुअल अस्तित्व को, अपनी इंडिविजुअलिटी को बनाए रखती है वो, ठीक है। सेल अपने आप उत्पन्न नहीं होती है, वो पहले से प्रेजेंट लिविंग सेल से उत्पन्न होती है।
सभी प्रेजेंट डे सेल आज जो भी दिखाई पड़ रहे हैं जीवित जीव, सबका एक कॉमन ओरिजिन हुआ होगा, ठीक है, मतलब एक कॉमन ओरिजिन के बाद ही वो सेल आए होंगे। हमने बात किया हुआ है बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी में इसके ऊपर, ठीक है। नो ऑर्गेनिज्म कैन हैव एक्टिविटी विदाउट सेल, कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं हो सकता है जो सेल के बगैर सर्वाइव कर जाए, ठीक है। सेल्स जो होती हैं जब तक वो स्पेशलाइज नहीं होती हैं तब तक वो पूरे जीव में कन्वर्ट हो सकती है। सेलुलर टोटिपोटेंसी बोलते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं हम टोटिपोटेंसी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। टोटल बनाने वाली क्षमता, नाम ऐसे याद रखो, टोटी मतलब टोटल, पोटेंसी क्षमता, एबिलिटी, एबिलिटी जो पूरे प्लांट को बना सकती है, टोटिपोटेंसी एक सेल की एबिलिटी, ठीक है। ए सेल कंटेन ऑल रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक सेल में डीएनए होता है, आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में सभी सूचनाएं होती है, इसलिए सेल अपना कंट्रोल भी कर पाती है, ठीक है। चलिए अब एक बात और भी है, सेल थ्योरी जो है जब दिया गया उस समय तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या बहुत एडवांस स्टडीज बायोलॉजी के अंदर नहीं थी। तो जब सेल थ्योरी दिया गया ना, जब शिल्डन एंड स्वान ने सेल थ्योरी को दिया 1839 में, तब जो है हम कहते हैं कि बहुत सारे प्रमाण इसके उपलब्ध नहीं थे, तो इसलिए इसको हम जनरलाइजेशन बोलते हैं। इट्स ए जनरल स्टेटमेंट कि जो बाद में सही सिद्ध हुआ, ठीक है। आज भी सेल थ्योरी के कई एक्सेप्शन देखने मिलते हैं। अब जो वायरस है, हम सब वायरस से जूझे हुए हैं। कोविड-19 के दौरान हम सब ने वायरस से लड़ाई लड़ी हुई है कि पूरी दुनिया परेशान थी वायरस के चलते, जो दिखता भी नहीं है, समझ ही नहीं आता, अपने आप को मल्टीप्लाई लिविंग होस्ट के अंदर जाके करता है। वायरस जो है वो सेल थ्योरी का सबसे बड़ा अपवाद है। दे आर द बिगेस्ट एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी कि उनके अंदर ना तो प्रोटोप्लाज्म है ना न्यूक्लियस है, उनके अंदर सिर्फ डीएनए और प्रोटीन है, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। वायरस में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा और प्रोटीन का कवर होगा। वायरस एक डब्बे के समान है, बॉक्स के समान, बॉक्स जो प्रोटीन का बना है और अंदर रखा है डीएनए या फिर आरएनए। जैसे कोविड-19 के वायरस में आरएनए रखा हुआ अंदर, कोविड-19 के वायरस के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड एक पतले तंतु वाला आरएनए रखा हुआ है, खतरनाक है वो। तो वायरस जो है वो लिविंग होस्ट पर अटैक करते हैं और अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। आप होस्ट से बाहर निकाल लो तो रेत के कणों के समान है, छोटे छोटे कणों के समान है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब वो जीवित भी नहीं है, आजीवित। अब वायरसेस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। वायरस आजीवित और जीवित के बीच की संयोजक कड़ी होते हैं। बड़ा अपवाद हो गया है तो गड़बड़ मामला हो गया, ठीक है। तो वायरसेस जो होते हैं बिगेस्ट एक्सेप्शन है सेल थ्योरी के, ठीक है। इसके अलावा कुछ फंजाई होती है, राइजोपस, म्यूकर, उनमें मल्टी सेल्ड कंडीशन ना होकर उनमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। वो अपना साइज बढ़ाती रहती है, उनमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखने मिलती है, तो वो भी एक एक्सेप्शन हो गया। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो एक अकेला जो जैसे पैरामीशियम की बात करो, पैरामीशियम में एक जगह से वो फूड लेता है, ठीक है, एक जगह से वो जो है वो अपना जो है वो मतलब कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, अपना जो है एक्सक्रीशन भी करता है। तो मतलब ये कि एक जो प्रोटोजोआ होता है उसमें सेल से छोटे छोटे हिस्से, सेल के अंदर छोटे छोटे हिस्से होते हैं कि यहां से मुझे फूड लेना है, यहां से मुझे एक्सक्रीशन करना है, यहां से मुझे चलना है, तैरना है। तो मतलब एक यूनिसेल ऑर्गेनिज्म में फंक्शन की यूनिट तो सेल से भी छोटी हो गई भाई। एक यूनिसेल ऑर्गेनिज्म में फंक्शन की जो यूनिट है वो सेल से भी छोटी हो गई, तो ये भी एक एक्सेप्शन हो गया है, ठीक है। लेकिन तब भी मैं कहता हूं आपसे सबसे बड़ा अपवाद होता है वायरसेस, ठीक है ना, क्लियर। अब दूसरी बात, कई सेल ऐसी होती है जिनमें न्यूक्लियस ही नहीं होता है, केवल डीएनए होता है, उसके साथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, प्रिमिटिव सेल होती है, प्रोक्रिटिक सेल कहते हैं उनको हम, ठीक है। याद रखना दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है जो लिविंग सेल जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, एक है आरबीसी, मेमेलियन आरबीसी, मैच्योर मेमेलियन आरबीसी, परिपक्व मेमेलियन आरबीसी। हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। दूसरी होती है प्लांट के अंदर सीप ट्यूब सेल के, तो मेमेलियन आरबीसी और सीप ट्यूब सेल ये वो लिविंग सेल है जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब रही बात इसकी कि सेल इज दी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, ऑल लिविंग बीइंग। तो कहते हैं कि भाई सेल जो है हमने जैसे ही बोला ना, सेल इज दी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, मतलब कोई भी कार्य जो है, कोई भी काम जो है वो सेल के लेवल पे होता है। पर हमारी एक सेल बोल नहीं सकती है, हमारी ब्लड की एक सेल बोल नहीं सकती है, हम बोल सकते हैं। मतलब एक इंडिविजुअल सेल जो है इट कैन नॉट स्पीक बट वी कैन स्पीक, ठीक है। तो मतलब ये कई ऐसे फंक्शन होते हैं हाईली इवॉल्व ऑर्गेनिज्म में जो एक सेल में नहीं होते हैं पर सेल के ग्रुप में देखने मिलते हैं। दीज फंक्शंस आर नॉट सीन इन द सेल बट दे आर फाउंड इन द ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, जो टिश्यू में दिखाई पड़ेंगे, ऑर्गन में दिखाई पड़ेंगे। इन्हें बोलते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं इन्हें? बोलते हैं इनके लिए वर्ड यूज करते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है ना।
मतलब ऐसे कई फंक्शन है जो सेल के लेवल पर नहीं होते हैं, पर ग्रुप ऑफ सेल्स उसको परफॉर्म कर सकती है। ठीक है ना। देखिए आप, मेम्ब्रेन आरबीसी जो है ये वो लिविंग सेल है जिनके अंदर जो है न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, 120 डे का लाइफ होता है, एक आरबीसी का लाइफ होता है वो 120 दिन का होता है। ठीक है, ऐसे कौन से फीचर्स हैं वो सभी सेल में कॉमन है। बेटा देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये जो जितना हमने पढ़ा है, इंफॉर्मेशन आज हमने लिया है, उसी को हम क्या कर रहे हैं, एक कॉमन जगह पर रख रहे हैं कि क्या ऐसे फीचर है जो सेल्स के बीच में कॉमन देखने मिलते हैं। देखो जो क्लास है बेटा, उसमें जो है मैंने कहा ना आपसे कि हम थोड़ा कंटेंट जो है वो ज्यादा कवर कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमको समझना होगा। ठीक है, बिल्कुल भी बोर हुए बगैर पढ़ना होगा। बोर हुए कि हाथ से एग्जाम छूटा बेटा, है ना। आपकी बोरियत का, आपके मजे का यहाँ पे कोई कॉलम नहीं है। कॉलम ये है कि भैया कितना कंटेंट कवर किया है, टाइम पर सिलेबस पूरा किया नहीं किया, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, है ना। आप लोग सब एक्टिव है ना, नहीं तो मुंह धो के आ जाओ, मिलते क्लास में, है। ठीक है, तो ऐसे नहीं है ना, एक्टिव रहो जरा। हाँ तुमसे ही बोल रहा हूं मैं, तुम्हारे लिए ही मैंने सब कुछ बोला है कि एक्टिव रहो जरा। ठीक है, चलो। तो फीचर्स जो कॉमन है ऑल सेल में, इनमें सब लिविंग सेल्स में जेनेटिक मटेरियल देखने मिलेगा, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, ऑलवेज आपको जेनेटिक मटेरियल देखने मिलेगा। कोई भी लिविंग सेल ऐसी नहीं होती जिसमें सेल मेम्ब्रेन ना हो। तो ऑल लिविंग सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन। सभी लिविंग सेल में प्रोटोप्लाज्म देखने मिलेगा आपको, लिविंग फ्लूइड जिसके अंदर सारी केमिकल रिएक्शन चल रही होती है वो देखने मिलेगा आपको। ठीक है ना। देखो बेटा, जब हम प्रोटोप्लाज्म वर्ड यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर का लिक्विड प्लस न्यूक्लियस, दोनों को मिलाकर कहते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। ठीक है ना, क्लियर। सभी सेल्स के अंदर सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, और सेल के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए आरएनए होता है, उसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन जेनेटिक कोड के फॉर्म में होती है। ठीक है, कोड के रूप में होती है। फिर जो सेल्स होती हैं उनके अंदर जो डीएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है। सेल जो होती है वो रेस्पिरेशन कर सकती है, उनमें जो सेल्स होती हैं रेस्पिरेशन कर सकती है। यदि उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन होता है ना, तो सब में मैकेनिज्म एक समान है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी सेल ग्लूकोज से एनर्जी निकालती है, तो जैसे प्रोकैरियोटिक सेल निकालती है वैसे ही यूकैरियोटिक सेल निकालती है, वैसे ही प्लांट सेल निकालती है, वैसे ही एनिमल सेल निकालती है ना। एनिमल सेल, प्लांट सेल, वेक्टर सेल, सब में ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम सेम है, तरीका सेम है। मतलब यह कि कॉमन एंसेस्टर की ओर इशारा कर रहा है कि यदि कोई केमिकल प्रोसेस में सेम टाइप से ऑपरेट हो रही है, चाहे बैक्टीरियल सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, मतलब वो इवॉल्व होने के बाद सब में कॉमन हुई है वो। ठीक है, सेल्स जो है वो अपने समान सेल्स को उत्पन्न करती है, अपने डीएनए का एक कॉपी अपने डॉटर सेल को प्रोवाइड करती है, मतलब जेनेटिक कंटिन्यूटी को वो बनाए रखती है। समान प्रकार की सेल डिवाइड होकर जो है अपने समान सेल को वो उत्पन्न करती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अब हम आते हैं एनसीईआरटी में कि जो हमने पढ़ा समझा वो हमें क्या बतलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, व्हाट इज द ओवरव्यू ऑफ ए सेल, एक सेल का ओवरव्यू क्या होता है। ठीक है, ए टिपिकल प्लांट सेल हैज डिस्टिंक्ट सेल वॉल, एक प्लांट सेल में एक सेपरेट सेल वॉल होती है। ठीक है, जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है सेल मेम्ब्रेन से, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। एक टिपिकल प्लांट सेल में, एक प्लांट सेल में सबसे बाहर सेल वॉल होगी, सेल वॉल से अंदर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी बेटा। ठीक है, जबकि एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में सबसे बाहर होती है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, तो एनिमल सेल प्लांट सेल का एक डिफरेंस यह है कि प्लांट सेल में आपको सेल वॉल देखने मिलेगी, एनिमल सेल में आपको सेल वॉल देखने नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर हर एक सेल में एक डेंस गहरा रंग लेने वाला मेम्ब्रेन से घिरा स्ट्रक्चर होगा, उसे न्यूक्लियस बोलेंगे हम। ठीक है, हर एक सेल में डेंस स्टेनिंग लेने वाला जो है मेम्ब्रेन से घिरा स्ट्रक्चर होगा, उसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे हम। न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम बोले तो क्या होता है, क्रोमोसोम इज दी, नोट कर लो, इज दी कंडेंस्ड क्रोमेटिन। अब ये क्रोमेटिन क्या बला होती है, क्रोमेटिन होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अभी लिखो बेटा, बाद में हम डिटेल में बात करेंगे इस पे। के अभी हम ओवरव्यू ले रहे हैं, ओवरव्यू तो सुपरफिशियल बात समझ रहे हैं कि क्या 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 होता है इस करके। तो हमने क्या क्या, न्यूक्लियस के अंदर होता है जो है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज कंडेंस्ड क्रोमेटिन, एंड क्रोमेटिन धागे के समान स्ट्रक्चर होता है, और ये धागा डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। जब ये कंडेंस होता है तो रॉड से स्ट्रक्चर बनता है, उसे क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, सेल जिनमें
मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, जिनमें न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन होती है उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, जबकि जिनके न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। मतलब प्रो मतलब प्रीमिटिव, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। तो मतलब प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस में, प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है और डीएनए में, डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन, मतलब क्रोमेटिन देखने नहीं मिलेगा आपको। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में दो बातें याद कर लेना, यही याद कर लो। प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में को हम बोलते हैं एंशिएंट या प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहते हैं। दो कमियां हैं उसके अंदर, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। और ये दोनों चीजें कहां होती हैं? यूकैरियोटिक सेल में होती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जो है आपको अंदर क्या दिखाई पड़ेगा? आपको सेमी फ्लूइड, अर्ध तरल प्रकार का आपको लिक्विड दिखाई पड़ेगा। मैट्रिक्स होता है बेसल मटेरियल, मैट्रिक्स होता है बेसल मटेरियल, आधारी पदार्थ, ठीक है। इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं और ये सेल के मैक्सिमम हिस्से में ये हमको वॉल्यूम में देखने मिलता है। यही वो जगह होती है जहां पर सभी जीवन के लिए जरूरी वॉट एवर रिक्वायर्ड फॉर द टू मेंटेन द लाइफ, जो कुछ भी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, कि जो भी केमिकल रिएक्शन लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, वो सब कुछ जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ऑपरेट होती है, ठीक है। इट इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। एमसीक्यू है बड़ा कॉमन, ठीक है ना। चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे बैक्टीरियल सेल हो, प्रोकैरियोटिक सेल बोले, यूकैरियोटिक सेल बोले, सभी केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, जो भी जीवन को बनाए रखने के लिए, लिविंग स्टेट के लिए जो भी जरूरी केमिकल रिएक्शन है, वो सब कुछ यहीं पर ऑपरेट होती है, ठीक है। कहां पर? साइटोप्लाज्म में ऑपरेट होती है, हमको दिखाई पड़ती है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अलावा आपको दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल देखने मिलते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने मिलेगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स देखने मिलेगा, लाइसोसोम देखने मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया देखने मिलेगा, माइक्रोबॉडी देखने मिलेगा, वैक्यूल। मतलब ये सब पढ़ना है हमको, एक प्रकार से सिलेबस बतला दिया उसने आपको, एनसीईआरटी ने बतला दिया ओवरव्यू में कि ये चीजें हमको पढ़नी पड़ेंगी। ये सब आपको यूकैरियोटिक सेल में देखने मिलेगा। तो अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम एक एक करके समझेंगे इनको। प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हमको देखने नहीं मिलते हैं बेटा, ठीक है। देखो ये आप एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक बैक्टीरियल सेल को देख रहे हो, इसमें न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, बाहर साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर आपको राइबोसोम नाम का सेल ऑर्गेनेल देखने मिलेगा। राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है जो प्रोटीन से और आरएनए से बना होता है, और ये क्या काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, ये प्रोटीन को बनाने का काम करता है। प्रोटीन बनाना क्यों जरूरी है? हर सेल को प्रोटीन बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रोटीन एंजाइम के रूप में काम करते हैं। और एंजाइम क्यों जरूरी है? जो केमिकल रिएक्शन जीवन को बनाए रखने के लिए, लाइफ को बनाए रखने के लिए जो केमिकल रिएक्शन ऑपरेट होती हैं, उनको कैटलिस्ट चाहिए, और वो कैटलिस्ट क्या होते हैं? वो प्रोटीन, वो एंजाइम होते हैं, ठीक है। फिर देखिए आप, ये आप देख रहे हो एक एनिमल सेल को देख रहे हो। देखो याद रखना बेटा, एनिमल सेल और प्लांट सेल में कुछ डिफरेंस है। एनिमल सेल में क्या होता है बेटा? एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट देखने नहीं मिलेगा आपको, एनिमल सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट देखने नहीं मिलेगा आपको। एनिमल सेल में आपको सेंट्रल वैक्यूल देखने नहीं मिलेगा। एनिमल सेल में सेंट्रल वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, टोनोप्लास्ट, वो देखने नहीं मिलेगा। एनिमल सेल में सेल वॉल देखने नहीं मिलेगा। एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्माटा देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एनिमल सेल में आपको क्या देखने नहीं मिलेगा? जो प्लांट सेल के यूनिक फीचर हैं वो आपको एनिमल सेल में देखने आपको नहीं मिलेंगे बेटा, ठीक है ना। तो एनिमल सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट देखने नहीं मिलेगा। एग्जामिनर यही पूछता है कि क्या नहीं होगा इसमें, तो एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, एनिमल सेल में सेंट्रल वैक्यूल टोनोप्लास्ट नहीं होगा, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगा, प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होगा। प्लांट सेल पे आते हैं। प्लांट सेल में आपको बीचों बीच एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल देखने मिलेगा, और उस सेंट्रल वैक्यूल की बाउंड्री को क्या बोलेंगे हम? टोनोप्लास्ट बोलेंगे। सेंट्रल वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड होगा, जो फ्लूइड भरा होगा, इसे क्या बोलेंगे हम? इस फ्लूइड को बोलेंगे हम सेल सेप। सेल सेप, सेल सेप अलग होता है, साइटोप्लाज्म अलग होता है। सेल सेप नॉन लिविंग होता है, सेल सेप नॉन लिविंग होता है, वाटर के और डिजॉल्व केमिकल से बना होता है। तो बीचों बीच सेंट्रल वैक्यूल देखने में आपको बीचों बीच क्या, जो बड़ा हुआ बीचों बीच है बड़ा सा वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल बोलेंगे। इसकी बाउंड्री को क्या बोलेंगे हम? टोनोप्लास्ट बोलेंगे, मेम्ब्रेन से बनी होती है, ठीक है। प्लांट सेल में ऐसा क्या नहीं होता है जो एनिमल सेल में होता है? प्लांट सेल में आपको लाइसोसोम देखने नहीं मिलेंगे, सेंट्रियोल देखने नहीं मिलेंगे आपको। तो लाइसोम और सेंट्रियोल दो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पे देखने नहीं मिलेंगे, ठीक है। हायर प्लांट सेल में आपको फ्लैजिला भी देखने नहीं मिलेंगे। अब ये सब क्या होते हैं हम आगे बात करेंगे। मतलब यहां पे क्लोरोप्लास्ट देखने मिल रहा है आपको, यहां पे सेंट्रल वैक्यूल देखने मिल रहा है आपको, यहां पे के जो आपको प्लांट सेल के अंदर देखने, एनिमल सेल के अंदर देखने नहीं मिल रहा था, ठीक है। मतलब ये है। अब मैंने आपको क्या बतलाया? मैंने एक बात कहा आपसे
कोई भी सेल को यदि जीवित रहना है, कोई भी सेल को जीवित रहना है तो उसे केमिकल रिएक्शंस करना पड़ेगा लाइफ को चलाने के लिए, और केमिकल रिएक्शंस को करना पड़ेगा तो तेज तेज करना पड़ेगा ताकि जीवन को बनाए रखा जाए। फास्ट फास्ट करना पड़ेगा। फास्ट करने के लिए कैटलिस्ट चाहिए, और बायोलॉजिकल सिस्टम में जो कैटलिस्ट है वो है एंजाइम, और एंजाइम बने होते हैं मोस्टली प्रोटीन से, तो प्रोटीन बनाना पड़ेगा। सेल के अंदर जो भी ट्रांसपोर्टर है, जो भी अंदर केमिकल लेने के लिए जो कैरियर प्रोटीन होते हैं, ट्रांसपोर्टर होते हैं, वो भी प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो प्रोटीन को बनाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए जब बैक्टीरिया बने, बैक्टीरिया इवॉल्व हुए, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो सेल ऑर्गेनेल बनाया जो सबसे इंपॉर्टेंट था, वो होता है राइबोसोम। राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये सिर्फ आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, आरएनए प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, क्या लिखा है एनसीईआरटी में, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन ऑल सेल। वेरी, ये कहलाता है यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल कहलाता है, ये यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल कहता है। तो राइबोसोम मेम्ब्रेन से घिरे नहीं होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनेल होते हैं जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सब सेल में हमको देखने मिलते हैं। ठीक है, क्लियर। राइबोसोम जो होते हैं सेल में साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं बेटा, लेकिन याद रखिएगा प्लांट सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट दोनों में होते हैं। एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पर देखने मिलेंगे आपको ये। यूकैरियोटिक सेल में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो मतलब अंदर, एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। टर्मिनोलॉजी नोट कर लो, टर्मिनोलॉजी नोट कर लो बेटा। एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, प्लाज्म मतलब लिक्विड, लिक्विड के अंदर, जाल के समान रेटिकुलम, रेटिकुलम वर्ड का मतलब टर्म रेटिकुलम मींस नेटवर्क लाइक, रेटिकुलम मींस नेटवर्क लाइक, नाम खुद अपनी बारे में बतला रहा है। रेटिकुलम मींस नेटवर्क लाइक, एंडो मतलब अंदर, प्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर जाल के समान जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस पर राइबोसोम जुड़े होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा एनिमल सेल में, एनिमल सेल में हमको एक अलग तरह प्रकार का सेल ऑर्गेनेल देखने मिलता है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। और सेंट्रोसोम जो है सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है, सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है। सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है जो एनिमल सेल में देखने मिलता है, सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है। ठीक है, क्लियर। अब देखो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप की सेल्स दिखाई पड़ रही है आपके एनसीईआरटी में बेटा, है ना। एनसीईआरटी में बकायदा मेंशन के रेड ब्लड सेल्स देख रहे हो आप, राउंड और बाइकॉन्केव दिखाई पड़ रही है। व्हाइट ब्लड सेल देख रहे हो, अमीबॉइड दिखाई पड़ रही है आपको, है ना, टेढ़े मेढ़े शेप की दिखाई पड़ रही है, अमीबॉइड के शेप बदलती रहती है। फिर आप कॉलमनर एपिथेलियल सेल देख रहे हो, लॉन्ग एंड नैरो सेल देख रहे हो आप। ठीक है, फिर आपको नर्व सेल दिखाई पड़ रही है, उसकी ब्रांचिंग और ब्रांचिंग दिखाई पड़ रही है आपको, लॉन्ग दिखाई पड़ रही है, ब्रांचेस दिखाई पड़ रही है। फिर आप ट्रैकिड को देख रहे हो, प्लांट के अंदर वाटर कंडक्शन करने वाली सेल देख रहे हो, ट्रैकिड आप इलोंगेटेड दिखाई पड़ रही है। मीजोफिल सेल देख रहे हो जो लीफ के अंदर, फिल मतलब लीफ, मीजो मतलब लीफ के बीच में, मीजो मतलब बीच में, मीजो मतलब बिटवीन, मिडिल, एक्सो मतलब आउट, एंडो मतलब अंदर, मीजो मतलब बीच में। तो लीफ के बीचों बीच जो सेल मेम्ब्रेन है जो फोटोसिंथेसिस करने वाली सेल, उन्हें मीजोफिल सेल बोलते हैं। राउंड एंड ओवल दिखाई पड़ रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो सेल हैं अलग अलग शेप की क्यों है। क्वेश्चन ये उठता है ये जो सेल दिखाई पड़ रही है ये अलग अलग शेप की क्यों है। यानी जैसे घर बनाने की जो ईंट होती है उसका तो एक ही शेप होता है, घर बनाने की जो ईंटें होती है उनका तो एक ही शेप होता है, इनका शेप अलग अलग क्यों है। कोई सेल छोटी कोई बड़ी क्यों है, किसी के सेल अमीबॉइड किसी का कॉलमनर क्यों है। तो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सेल के साइज के बारे में, सेल के शेप के बारे में कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है। यानी कार्डियक सेल, हार्ट की सेल लिवर की सेल से अलग क्यों दिखाई पड़ती है, इस पर बात करेंगे हम बात करेंगे कि अधिक एक्टिव सेल को छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। हम बात करेंगे कि एक सेल के साइज का उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले ना ये जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज बस इतना ही। तो आज जाने के पहले एक छोटा सा वीडियो देखिए, फिर लेक्चर खत्म। Cells are the smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment, cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells
are more advanced, complex cells, such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as bacteria. So, what are organelles? Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread-out form of DNA found inside the nuclear membrane. When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. The nucleus also contains a nucleolus, which is a structure where ribosomes are made. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. The endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, such as the proteins synthesized by ribosomes. Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles, where the Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them. As proteins move through the Golgi body, they're customized into forms that the cell can use. The Golgi body does this by folding the proteins into usable shapes, or adding other materials onto them, such as lipids or carbohydrates. Vacuoles are sac-like structures that store different materials. Here, in this plant cell, the central vacuole stores water. Going back to the animal cell, you will see an organelle called a lysosome. Lysosomes are the garbage collectors that take in damaged or worn-out cell parts. They are filled with enzymes that break down this cellular debris. The mitochondrion is an organelle that is the powerhouse for both animal and plant cells. During a process called cellular respiration, the mitochondria make ATP molecules that provide the energy for all of the cell's activities. Cells that need more energy have more mitochondria. Meanwhile, the cell maintains its shape through a cytoskeleton. The cytoskeleton includes the thread-like microfilaments, which are made of protein, and microtubules, which are thin, hollow tubes. Some organisms, such as plants, that are photoautotrophic, meaning they capture sunlight for energy, have cells with an organelle called a chloroplast. The chloroplast is where photosynthesis happens. It's green because it has a green pigment called chlorophyll. Plant cells also have a cell wall outside of their cell membranes that shape, support, and protect the plant cell. Animal cells never have a cell wall. There are many other unique structures that only some cells have. Here are just a few.
In humans, for example, the respiratory tract is lined with cells that have cilia. These are microscopic hair-like projections that can move in waves. This feature helps trap inhaled particles in the air and expels them when you cough. Another unique feature in some cells is flagella. Some bacteria have flagella. A flagellum is like a little tail that can help a cell move or propel itself. The only human cell that has a flagellum is a sperm cell. In summary, remember, eukaryotic cells are plant and animal cells with a nucleus and membrane-enclosed organelles, while prokaryotic cells are unicellular organisms without these things. All cells have a cell membrane, cytoplasm, and genetic material. And even though only plant cells have chloroplasts, both plant and animal cells have mitochondria.